Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। एंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग यूनिट 2 कवर कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सप्लाई के डेफिनेशन और सप्लाई के डिफरेंट टाइप्स के तक। ओके, अभी तक हम लोगों ने यूनिट 2 में डिस्कस किया है सीजीएसटी एक्ट क्या होता है, सीजीएसटी एक्ट के सैलिएंट फीचर्स, एसजीएसटी एक्ट उसके सैलिएंट फीचर्स, उसके बाद सप्लाई में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर किया था। जैसे कि सप्लाई में सेक्शन 7 में हम लोगों ने पढ़ा था सप्लाई में क्या क्या आता है, क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या एक्सक्लूड है। सप्लाई में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई लाइक सेल, एक्सचेंज, लाइसेंस, बैटर, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब सप्लाई में आता है। So all form of supply like sale, exchange, barter, license, rental, disposal of the goods or services for a consideration in the course or furtherance of the business। आप जितने भी फॉर्म सप्लाई के ले सकते हैं, सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया, लाइसेंस हो गया, रेंटल हो गया, डिस्पोजल हो गया, ये सारे के सारे सप्लाई के अंडर में आते हैं। ओके, जब आप इन्हें ड्यूरिंग द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस करते हो फॉर ए कंसिडरेशन। सो हम लोग यहाँ पे ये जो सेल है, एक्सचेंज है, इन सब का मीनिंग हम लोगों ने कवर किया था। सेल का मीनिंग कवर किया था, एक्सचेंज का मीनिंग, लाइसेंस, बैटर, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, इन सब का मीनिंग हम लोगों ने कवर किया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज के मीनिंग भी कवर किए थे। कंसीडरेशन क्या होता है वो भी हम लोगों ने समझा था। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, ये भी हम लोगों ने कवर किया था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था दूसरे फॉर्म ऑफ सप्लाई में, जिसमें ये था इंपोर्ट ऑफ ए एक्टिविटीज फॉर कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। अगर कोई सर्विस आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। अगर आप सर्विस कोई इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो सर्विस आपकी बिजनेस में यूज हो, चाहे आप अपने पर्सनल पर्पज के लिए कर रहे हो, फिर भी हम उसे सप्लाई ट्रीट करेंगे। ओके, और बाकी के जो दो फॉर्म ऑफ सप्लाई है ना, सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन जो कि शेड्यूल 1 में आप लोगों का है, एंड कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी जिन्हें हम सप्लाई ट्रीट करेंगे जो कि शेड्यूल 2 में, वो हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो पहले हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन नहीं हो सकता, देयर मस्ट बी ए कंसीडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, तभी हम उसे सप्लाई बोलेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसे है, कुछ एक्टिविटीज ऐसे है जहाँ पे अगर सप्लाई बिना कंसीडरेशन के भी हुआ है, अगर सप्लाई बिना कंसीडरेशन के भी हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांसफर है वो अगर बिना कंसीडरेशन में भी हुआ है, तो भी हम उसे क्या करेंगे, सप्लाई ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शेड्यूल 1 वाला एक्टिविटी पहले देख लेते। ठीक है, सो कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज है जिन्हें हम सप्लाई ट्रीट करेंगे विदाउट कंसीडरेशन। सो ये जो एक्टिविटीज है इन्हें बोला जाता है सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। सो ये हमारे शेड्यूल 1 में दे रखा है। As per the schedule 1, following activities are treated as supply even if made without consideration, provided such activities are in the course or furtherance of the business। ये जो एक्टिविटीज है इन्हें हम सप्लाई ट्रीट करेंगे इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर दीज एक्टिविटीज, अगर ये बिजनेस, अगर ये एक्टिविटीज ड्यूरिंग द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या वो एक्टिविटीज है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर हमने तो कोई कंसीडरेशन रिसीव नहीं किया है, तो फिर क्यों एक एक्टिविटी को हम सप्लाई ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर हमें जीएसटी देना है। तो इसके पीछे सिंपल लॉजिक है एक ही चीज का, वो है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जितने भी एक्टिविटीज है इन सब में एक ही चीज कॉमन है, वो है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट और आईटीसी। ओके, तो इस आईटीसी को कैरी फॉरवर्ड करने की वजह से, इस आईटीसी को नेक्स्ट स्टेप के लिए और स्मूथ फ्लो ऑफ आईटीसी करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो कुछ एक्टिविटीज है उन्हें विदाउट कंसीडरेशन कैटेगरी में डाला है। तो सबसे पहला जो एक्टिविटी आता है वो आता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट व्हेयर इनपुट सर्विस, इनपुट टैक्स सर्विस हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। ओके, अगर आप अपने बिजनेस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो या फिर उसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, अगर आप अपने बिजनेस के एसेट्स को परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो या फिर उसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, जिसके ऊपर ऑलरेडी आप लोगों ने आईटीसी ले रखा है। सपोज मेरा एक एग्जांपल ले लीजिए, मेरा एक कंपनी है। ओके, सपोज एक कंपनी है आलोक लिमिटेड, एक कंपनी है आलोक लिमिटेड।
मेरे कंपनीज में क्या है, बहुत सारे लैपटॉप्स थे, मेरे कंपनी में बहुत सारे लैपटॉप्स थे जो कि ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होते थे। मैंने जब वो लैपटॉप खरीदा था, मैंने उनके ऊपर आईटीसी यानी कि जीएसटी पे किया था, और जीएसटी पे करने के बाद मैंने क्रेडिट भी ले लिया था, ठीक है, यानी कि मैंने आईटीसी भी क्लेम किया था। जब मैंने वो लैपटॉप खरीदे थे, सपोज मैंने वो लैपटॉप खरीदे थे 2022 में, 2022 में मैंने वो लैपटॉप खरीदे थे, और जब वो लैपटॉप मैंने खरीदा था, मैंने क्या किया था, अपने जो जीएसटी पे किया था मैंने, वो जीएसटी का मैंने आईटीसी ले लिया था। अब मैंने क्या किया कि एक एनजीओ को वो सारा का सारा लैपटॉप मैंने डोनेट कर लिया। मेरा जो लैपटॉप था 2022 में खरीदा था, सपोज 10 लैपटॉप्स थे, मैंने वो 10 लैपटॉप्स एक एनजीओ को क्या किया, डोनेट कर लिया। मैंने बोला कि मैं नया खरीद लूंगा, आप ये लैपटॉप लीजिए और बच्चों को दे दीजिए जो उस एनजीओ में बच्चे, ठीक है। सो यहां पे मैंने क्या किया, अपने बिजनेस एसेट्स को परमानेंटली ट्रांसफर कर लिया किसी और को। यहां पे मैंने अपनी बिजनेस के जो एसेट है उसे परमानेंटली किसी और को ट्रांसफर कर लिया। अब जब कोई भी पर्सन अपनी बिजनेस के एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर करता है ना, तो मैंने देखो गवर्नमेंट को मैंने जो टैक्स दिया था जीएसटी का, वो मैंने उसका आईटीसी ले लिया है। गवर्नमेंट ने मुझे आईटीसी क्यों दिया था, गवर्नमेंट ने मुझे इस वजह से आईटीसी दिया था कि मैं वो एसेट को अपने बिजनेस में यूज करूंगा और उसमें से कमाई होगा, ज्यादा पैसा इनकम होगा, फिर बाद में गवर्नमेंट को अल्टीमेटम ज्यादा टैक्स मिलने वाला है। लेकिन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, वही चीजों को मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं किसी और को, जहां पे बिजनेस में वो यूज नहीं होगा, ओके। और इसीलिए गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई देखो आपने आईटीसी लिया था ना, अब भले ही आपको 1 रुपए का भी कंसिडरेशन ना मिले, लेकिन जो भी लैपटॉप का वैल्यू था उसे हम सप्लाई ट्रीट करेंगे और यहाँ पे आपको जीएसटी देना है। तो लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप अपने बिजनेस के एसेट को परमानेंटली किसी और को ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो अगर आपने उसके ऊपर आईटीसी क्लेम किया है तो क्या होगा, आपको जीएसटी पे करना है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जीएसटी पे करना है, ठीक है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, राइट सर। सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, सो और एक एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं। सपोज मैंने क्या किया, अपने बिजनेस के नाम पे क्या खरीदा, गाड़ी खरीद लिया। सपोज मैंने एक कार खरीद लिया आलोक लिमिटेड के नाम पे, लेकिन वो कार मैंने क्या किया, पहले मैंने कार खरीदा, फिर उसके बाद मैंने आईटीसी ले लिया उस कार के रिलेटेड जितने भी थे, उसके बाद मैंने क्या किया, आलोक लिमिटेड से वो कार मेरे नाम पे ट्रांसफर कर लिया। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रहे कि आप जानबूझ के ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिसकी वजह से आप आईटीसी भी ले पाओ और आप अपने क्या करो, आपकी प्राइस भी आपको कम आए, और उसके बाद आप अपने बिजनेस में उसे यूज नहीं करते और किसी पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या है पे ये मोटिव है कि अगर भाई आप अपने बिजनेस का कोई एसेट दे रहे हो, हम आपको बिजनेस में आईटीसी इस वजह से देते ताकि आप क्या करो, बिजनेस में जब इनकम करोगे, गवर्नमेंट का क्या फायदा है आपको क्रेडिट देके, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई फायदा है क्या, आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अपने टैक्स छोड़ रहा है आपके लिए, क्यों छोड़ रहा है, ताकि आप जब बिजनेस करोगे आप ज्यादा इनकम कर पाओगे और उसके बाद आप गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स दोगे, ठीक है। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, आप गवर्नमेंट को ज्यादा बेनिफिट दे सकते हो टैक्स के बाद। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है कि हाँ, बिजनेस में अगर आप यूज कर रहे हो तो आप आईटीसी ले लो, लेकिन अगर उसी एसेट को आप दोबारा ट्रांसफर कर रहे हो तो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा और इसीलिए सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, ओके। सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन आज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। अच्छा, क्या बोल रहा है कि सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि रिलेटेड पर्सन कौन है और उसके बाद यह समझना पड़ेगा कि डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है। तो अगर कोई दो पर्सन रिलेटेड पर्सन है या फिर कोई दो पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो दोनों के बीच में अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ है तो उससे भी हम सप्लाई ट्रीट करेंगे, जहां पे अगर कोई पेमेंट नहीं किया गया फिर भी क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलो, सो इसमें सर पहले हमें ये बता दीजिए कि ये जो रिलेटेड पर्सन वाला डेफिनेशन है, ये रिलेटेड पर्सन क्या चीज है, पहले हमें ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पर्सन। अगर आप कोई भी गुड्स अपने रिलेटेड पर्सन को देते हो या फिर अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को देते हो, ट्रांसफर करते हो, तो विदाउट कंसिडरेशन भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। तो पहले हमें पता करना है कि सर ये रिलेटेड पर्सन कौन है, उसके बाद पता करना है डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है। डिस्टिंक्ट पर्सन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 25 में दे रखा है एंड रिलेटेड पर्सन की जो डेफिनेशन है
वो आपको दे रखा है सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 में आपको दे रखा है रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पर्सन, चलिए एक बार बात करते। देखो आज पर सेक्शन 15, आज पर सेक्शन, यहाँ पे मैं और एक और पेन ले रहा हूं, as per section 15, as per section 15 two persons are said to be related if, as per section 15, section 15 के हिसाब से दो पर्सन को, सेक्शन 15 के हिसाब से दो पर्सन को हम रिलेटेड पर्सन तभी बोलेंगे अगर ये सारे कंडीशन वो फुलफिल कर रहे हैं। नंबर 1, सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ अनदर्स बिजनेस वन अनदर्स बिजनेस। देखो पहला क्या बोल रहा है, सेक्शन 15 बोल रहा है कि भाई किस किस पर्सन को आप रिलेटेड बोल सकते हो। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सच पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। अगर कोई दो पर्सन है, उनमें से कोई एक पर्सन का बिजनेस का डायरेक्टर है। अब मैं बोलूं आलोक जो है ना, वो आलोक लिमिटेड का, आलोक जो है वो आलोक लिमिटेड का डायरेक्टर है। आलोक जो है वो आलोक लिमिटेड का डायरेक्टर है। तो आलोक एंड आलोक लिमिटेड दोनों कौन है, रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। आलोक एंड आलोक लिमिटेड दोनों रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि कोई और कंपनी है, किसी की मैनेजर हो सकता है। आलोक ने क्या किया है, एक और कंपनी के मैनेजर है। आलोक लिमिटेड के कंपनी के मैनेजर और ऑफिसर है। तो आलोक एंड आलोक लिमिटेड दोनों रिलेटेड पर्सन है। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर इन द बिजनेस। अगर कोई पार्टनरशिप फार्म है और दोनों एक ही पार्टनरशिप फार्म के पार्टनर है, लीगली अगर रिकॉग्नाइज किया गया है कि वो पार्टनर है, तो उस केस में भी दोनों के रिलेटिव होंगे। सपोज आलोक एंड प्रसन्न ये दोनों क्या है, एक ही पार्टनरशिप फार्म के पार्टनर है। तो ये दोनों पर्सन क्या है, आपस में रिलेटेड पर्सन है, ओके। सच पर्सन आर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। अगर कोई पर्सन एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, आलोक अगर आलोक लिमिटेड का एम्प्लॉय है, तो इस केस में आलोक एंड आलोक लिमिटेड दोनों क्या है, रिलेटेड पर्सन है। एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन, कंट्रोल और होल्ड 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, ओके। सो एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन, कंट्रोल और होल्ड 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। अगर दोनों में से कोई पर्सन, अब मैं दो पर्सन का एग्जांपल लेता हूं, एक है आलोक और एक है प्रसन्न, ओके। सपोज प्रसन्न आलोक की बिजनेस में 25% होल्ड करता है, ठीक है। या फिर तो आलोक पर्सन की बिजनेस में 25% होल्ड करता है। डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोज पी लिमिटेड आलोक लिमिटेड में डायरेक्टली, आलोक लिमिटेड में डायरेक्टली क्या करता है, पी लिमिटेड ने आलोक लिमिटेड में डायरेक्टली क्या किया है, 25% होल्ड किया है। तो ये दोनों रिलेटिव है। लेकिन क्यू लिमिटेड जो है, क्यू लिमिटेड ने क्या किया है, देखो क्यू लिमिटेड ने पी लिमिटेड में 50% होल्ड किया है और पी लिमिटेड ने 25% आलोक लिमिटेड में होल्ड किया है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली क्यू लिमिटेड आलोक लिमिटेड में इन्वेस्टेड है, आलोक लिमिटेड में इंटरेस्टेड है। तो ए लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड ये दोनों क्या बन जाएंगे, रिलेटिव बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर। अगर दो पर्सन है, पी लिमिटेड एंड आलोक लिमिटेड, अगर आलोक लिमिटेड पी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकता है, जैसे कि क्यू लिमिटेड क्या कर रहा है, आलोक लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है इनडायरेक्टली। अगर पी लिमिटेड डायरेक्टली आलोक लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है तो ये दोनों रिलेटिव है। लेकिन अगर क्यू लिमिटेड आलोक लिमिटेड को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है तो भी ये दोनों रिलेटिव है। बोथ ऑफ देम आर कंट्रोल, बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ए थर्ड पर्सन। अच्छा, अगर ऐसा है कि आलोक लिमिटेड, ठीक है, एंड क्यू लिमिटेड, आलोक लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड ये दोनों मिलके XYZ लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं। XYZ लिमिटेड बोल के कंपनी है, उसे कंट्रोल करते हैं। दोनों मिलके अगर एक ही कंपनी को कंट्रोल कर रहे या फिर एक पर्सन को कंट्रोल कर रहे, तो उस केस में भी इन दोनों को हम बोलेंगे रिलेटिव, ठीक है। उन केस में भी हम क्या करेंगे, दोनों को रिलेटिव बोलेंगे। सो अगर दोनों मिलके वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर, इनमें से कोई एक अगर दूसरे को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, तो हम उसे रिलेटिव बोलेंगे। या फिर बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ए थर्ड पर्सन, अगर दोनों मिलके किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, तो उस केस में भी क्या होगा, रिलेटिव ट्रीट किया जाएगा। दे आर मेंबर ऑफ ए सेम फैमिली, अगर कोई पर्सन है
दो पर्सन है और दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है, अगर दो पर्सन है और दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है तो उन्हें भी हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड पर्सन बोलेंगे। ठीक है सर, एक चीज बोलिए कि रिलेटेड पर्सन का मतलब तो हमें समझ में आ गया, लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है। सर रिलेटेड पर्सन का मतलब तो हमें समझ में आ गया है, अब हमें ये बोलिए कि डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब देखो, अगर किसी पर्सन के, अगर दो पर्सन के पैन कार्ड सेम ही है, ओके, अगर एक बिजनेस है और सेम बिजनेस का अलग अलग ब्रांचेस है, अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट बिजनेस है। सपोज मैंने अपना एक पैन कार्ड लिया है, ठीक है, मैंने अपना पैन कार्ड लिया है और मेरे पैन कार्ड के अंदर 3-4 बिजनेस रजिस्टर्ड है, ठीक है, मेरे पैन कार्ड के अंदर 3-4 स्टेट रजिस्टर्ड है, या फिर मेरा 3-4 ब्रांच है, मेरे बिजनेस का 3-4 ब्रांच अलग अलग स्टेट में, तो ईच डिस्टिंक्ट बिजनेस जो है ना उसे हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। ईच सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी आएगा उसे बोला जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, तो सेक्शन 25 बहुत ही सिंपल ये बोलता है कि भाई अगर सेम बिजनेस का, सेम पैन कार्ड होल्डर का मल्टीपल बिजनेसेस है तो ईच बिजनेस एक के लिए क्या होगा, सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट किया जाएगा। तो अगर आप गुड्स और सर्विसेज अपने रिलेटेड पर्सन को बेचते हो, अपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई करते हो और डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करते हो, मतलब अगर मैं बोलूं, किसी ने मुझे एक मतलब चैट सेक्शन में पूछा था, यूट्यूब की जो कमेंट सेक्शन है वहां पे पूछा था कि सर अगर मेरा मुंबई में गुड्स है, मुंबई में एक ब्रांच है और दिल्ली में एक ब्रांच है, सो मैं अगर मुंबई ब्रांच से दिल्ली ब्रांच को गुड्स लेके जाता हूं, मैं अगर मुंबई ब्रांच से दिल्ली ब्रांच को गुड्स सप्लाई करता हूं, कैन आई लायबल फॉर जीएसटी और कैन जीएसटी एप्लीकेबल ऑन मी? तो आंसर इज यस। अगर आपने अपनी मुंबई वाले ब्रांच से दिल्ली वाले ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर किया है तो यहां पे ये वाला जो डिस्टिंक्ट पर्सन वाला कॉन्सेप्ट है वही आ जाएगा, क्योंकि मुंबई में जो ब्रांच है और दिल्ली में जो ब्रांच है वो एक दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने कोई भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया है इवन विदाउट एनी कंसिडरेशन, यू आर ऑल्सो लाइबल फॉर जीएसटी। ओके, तो अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन को कुछ बेच रहे हो और अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को कुछ बेच रहे हो, उस केस में विदाउट कंसिडरेशन भी आपको जीएसटी देना है। ठीक है, चलो उसके बाद चलते लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ये जो सप्लाई है ये ड्यूरिंग द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, इतना चीज आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आपने सप्लाई किया है, सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और by a principal, by a agent to his principal where agent undertake to receive such goods on behalf of the principal। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखो दो लोगों की मैं एग्जांपल लेता हूं, एक है आलोक और एक है प्रसन्न। ठीक है, अब आलोक जो है ये है प्रिंसिपल और जो प्रसन्न है ये क्या है, एजेंट है। आलोक जो है वो प्रिंसिपल है और ये प्रसन्न जो है ये क्या है, एजेंट है। ठीक है, आलोक जो है वो प्रिंसिपल है, आलोक जो है वो प्रिंसिपल है और ये है एजेंट। तो जो प्रसन्न है वो आलोक का एजेंट है। तो अगर एजेंट ने, अगर प्रिंसिपल बाय सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, अगर आलोक ने गुड्स बेचा है किसे, अगर आलोक ने गुड्स ट्रांसफर किया है प्रसन्न को, आलोक ने अगर गुड्स प्रसन्न को ट्रांसफर किया है, जहां पे प्रसन्न के पास ये राइट है, जहां पे प्रसन्न के पास ये राइट है कि वो क्या कर सकता है और ये पावर है कि वो आलोक के बिहाफ पे गुड्स बेच सकता है, वो आलोक के बिहाफ पे गुड्स बेच सकता है, गुड्स सप्लाई कर सकता है, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सर क्यों होगा, आलोक ने प्रसन्न को बेचा, वो खुद का एक दोस्त, मतलब ये प्रिंसिपल है वो एजेंट है, विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब फ्री में, कुछ प्राइस चार्ज नहीं किया, 10 लाख का गुड्स उसने बेचा, 10 लाख का गुड्स आलोक ने क्या किया, प्रसन्न को बेचा। सर ये 1 लाख हो रहा है, 10 लाख का गुड्स आलोक ने क्या किया, प्रसन्न को बेचा, 10 लाख का गुड्स। ओके, और प्राइस को चार्ज नहीं किया, 10 लाख का गुड्स बस ट्रांसफर किया। सपोज जूते का बिजनेस है आलोक का, आलोक ने क्या किया, 10 लाख रुपए के जूते ट्रांसफर किया प्रसन्न को। ठीक है, सो अब देखो, अगर हमारे जीएसटी में आईटीसी कब आता है, जब आप किसी को चीजें बेचते हो, जो बायर है, जो सेलर है, वो जीएसटी का क्रेडिट ट्रांसफर करता है बायर को।
तो यहाँ पे अगर प्रसन्न को गुड्स दिया जा रहा है तो अगर इसे सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे, आलोक ने जो गुड्स 10 लाख का प्रसन्न को बेचा, अगर उसे हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, प्रसन्न को आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर प्रसन्न को आईटीसी नहीं मिलेगा तो प्रसन्न जिसे बेचेगा उसे भी आईटीसी नहीं मिलेगा, तो आईटीसी का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। आईटीसी का जो फ्लो है ना, स्मूथ फ्लो, डिफरेंट लेवल में जो जाता है आईटीसी पास ऑन होता है, वो वहीं पे रुक जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलता है कि भाई अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को सामान बेच रहा है और वो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो गुड्स क्या कर रहा है, आगे किसी को सेल कर रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आईटीसी मतलब जीएसटी देना है, सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, इवन इफ दिस ट्रांसफर इज मेड विदाउट कंसिडरेशन सो दैट स्मूथ फ्लो ऑफ आईटीसी कैन बी ट्रांसफर। ये सेम हो जाएगा उल्टा केस में। देखो, अगर प्रसन्न ने गुड्स बेचा है आलोक को, प्रसन्न ने किसी और प्रसन्न ने क्या किया, किसी अदर सप्लायर से गुड्स रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, मतलब आलोक के बिहाफ पे उसने गुड्स खरीदा, फिर आलोक को ट्रांसफर कर रहा है, तो यहां पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो आईटीसी मिला होगा, जो क्रेडिट मिला होगा जीएसटी का, वो किसे मिला होगा, प्रसन्न को। तो अगर इसे सप्लाई हम ट्रीट नहीं करेंगे, प्रसन्न ने जो आलोक को गुड्स दिया उसे अगर हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे तो आईटीसी ट्रांसफर नहीं होगा, इस वजह से फ्लो रुक जाएगा। इसीलिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये प्योरली इसीलिए किया जाता है ताकि आप आईटीसी को ट्रांसफर कर पाओ। ठीक है, आप आईटीसी को ट्रांसफर कर पाओ। अरे भाई मैं प्रिंसिपल हूं, जो प्रसन्न है वो क्या है, एजेंट है, तो मैं अगर किसी थर्ड पार्टी को गुड्स बेच रहा हूं अपने एजेंट के थ्रू, तो मैं अगर अपने एजेंट को आईटीसी नहीं दूंगा तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन को कैसे आईटीसी देगा, नहीं दे पाएगा। इसीलिए जब भी आलोक प्रसन्न को गुड्स बेचेगा तो सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। उल्टा भी हो जाएगा ना, अगर प्रसन्न ने मेरे बिहाफ पे गुड्स रिसीव किया है तो अगर वो मुझे आईटीसी ट्रांसफर नहीं करेगा तो मैं आगे के बंदे को ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा, मैं जिसे सेल करूंगा। इसलिए अगर एजेंट ने कोई गुड्स रिसीव किया है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, उस केस में भी आईटीसी मतलब ट्रांसफर के लिए एजेंट ने अगर प्रिंसिपल को कोई गुड्स बेचा है तो यहाँ पे भी सप्लाई ट्रीट किया जाएगा एंड आईटीसी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलो उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं सर, लास्ट वाला पॉइंट बोल रहा है इंपोर्ट ऑफ द सर्विस बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। भाई अगर आपका रिलेटेड पर्सन, अगर आपका ये जो रिलेटेड पर्सन ना, अगर आपका रिलेटेड पर्सन फॉरेन में है, आउटसाइड इंडिया में है, अगर आपका रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया में है और वहां से आपने उस पर्सन से आपने कुछ सर्विस इंपोर्ट किया है, तो इंपोर्ट ऑफ द सर्विस बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी एस्टेब्लिशमेंट और फ्रॉम एनी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन से और डिस्टिंक्ट पर्सन से फॉरेन से कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में, तो उस सर्विस के ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा कि जब आप उस सप्लाई को यूज करोगे, आप उस सप्लाई को और किसी को करोगे तो आप आईटीसी ट्रांसफर कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो 4 आइटम्स है ये शेड्यूल 1 में अवेलेबल है, जिसमें बोला जाता है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। ओके, सो यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स कभी भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, नेम और राइट सम ट्रांजेक्शंस व्हिच आर ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन भी वहां पे आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सो होपफुली आज का ये जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।